गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस लेक्चर सीरीज में। अगर हम बात करें, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे इस अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। इन सब बातों को जानने के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो टॉपिक अपने पास आ जाते हैं। एक तो आ जाता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आता है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई यूनिफॉर्म होता है एक जैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा कब रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे कब रहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी एक जैसा रहे और डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? द फील्ड इज नोन एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा इसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज said to be uniform if its magnitude and direction remain same। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और इसकी डायरेक्शन भी क्या रहे, एक जैसी रहेगी। तो उसको हम क्या कह देते हैं? देन इज नोन इट एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ प्लीज, अब यहां से होगा क्या? अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें कि भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाएंगे, इसका तरीका क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग। ये अपने पास तरीका आ गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे जो लाइन है, ध्यान से देखना, इन लाइंस की जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी, इनके बीच की स्पेसिंग भी सेम रहेगी। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन भी, देयर इन ऑल आर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दोनों सभी के सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो समझ में आया आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा रहे और उसकी डायरेक्शन भी क्या रहे, इट विल रिमेन सेम। नाउ प्लीज, अगर आपके पास बोले कि भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि जो यूनिफॉर्म नहीं है, सिंपल सी बात यही है। और यूनिफॉर्म नहीं है मतलब क्या है? या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे, या क्या हो जाए, उसका डायरेक्शन वेरी कर जाए, डायरेक्शन भी सेम ना रहे। तो क्या कहलाएगा अपने पास? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? इफ इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ चेंजेस, या तो क्या हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या क्या चेंज हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, या क्या चेंज हो जाए इसके, और दोनों ही एक साथ चेंज हो जाए। तो क्या कहलाता है अपने पास? then the such kind of field is known as your non uniform electric field. Now please,
अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका इसका, तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या था, पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग एंड इक्वल लेंथ। यहां पे कई तरीके बन जाते हैं, जैसे अपने पास ये है, यहां पे क्या है, डायरेक्शन तो सेम है बट लाइन के बीच में स्पेसिंग अलग अलग है। मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है। दूसरा तरीका क्या आ जाता है, कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं, डायरेक्शन भी ऊपर को हो गई, इधर को नीचे को चली गई, और स्पेसिंग भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है अगर क्या हो जाए, अपने पास है उसकी डायरेक्शन वेरी करे या उसका मैग्नीट्यूड वेरी करे या दोनों ही वेरी करे। तो ये हमने पढ़ा अभी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो हमारे पास डाइपोल वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे अपने पास दो टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक तो ये कहता है कि डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा केस आता है डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम दोनों को बारी बारी से सेपरेटली करते हैं, और जो पहला टॉपिक अपना है वो यही है कि डाइपोल कहाँ पे रखा है हमने, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डाइपोल को रखा है कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नाउ प्लीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो इसके ऊपर क्या क्या होने वाला है। देखिए प्लीज लिख लेते हैं, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in electric field E as shown in figure। ठीक है, क्या दे रखा है देखना प्लीज यहाँ पे, ये अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने डिस्कशन में बोला है कि हमारा जो केस है वो क्या है, इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर को अपने पास फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, आगे को जा रहा है, और हमने कैसे रखा हुआ है इसको, डाइपोल अपने पास कुछ ऐसे है, समथिंग लाइक दैट वन। ये अपने पास माइनस का क्यू है और ये है प्लस का क्यू। ये जो डाइपोल है एंगल बना रहा है थीटा। वास्तव में देखेंगे ध्यान से तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर को है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है। नाउ प्लीज कंटिन्यू करते हैं। अब भाई अगर डाइपोल की बात करें तो डाइपोल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यही तो होता है, इन दोनों में जो सेपरेशन है अपने को पता है वो कितनी होती है, इट इज 2a। ये अपने पास होती है 2a। ठीक है, तो भी डाइपोल बोला गया कि दो
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनता है आपका डाइपोल। तो एक सिंपल सी बात आ गई भाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं, बोथ आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। इसके ऊपर फोर्स किधर को होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव होता है देन ऑपोजिट टू फील्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स आ गया, इसके ऊपर फोर्स हो गया इधर को, और इसके ऊपर फोर्स हो गया इधर को। सो दिस F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, रेडी? तो क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑन ईच चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बताइए भाई, जो F1 है, F1 वो बराबर हो जाएगा किसके, Q इंटू में E। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ऑन प्लस Q। F2 कितना हो जाएगा भाई, F2 हो जाएगा माइनस का Q इंटू में E ऑन माइनस Q। ये तो फोर्स आ गया Q1 इसके ऊपर प्लस वाले पे, और ये फोर्स आ गया माइनस वाले पे। अब अगर बोले कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, F1 यहाँ पे अपने पास क्या है, F1 का जो मॉड्यूलस है वो बराबर है F2 के मॉड्यूलस के, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हियर, बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो मतलब क्या हो गया, सो देयर इज नो नेट फोर्स। सही बोला भाई, कोई भी नेट फोर्स से नहीं होगा, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स आंसर इज 0। क्योंकि प्लस क्यू वाले पे लगता है आगे की तरफ और माइनस वाले पे लगता है पीछे की तरफ, और नेट कितना बन जाता है, इट कम्स आउट टू बी 0। ओके, अब अगर बात करें यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यस, लेकिन एक बात और आती है अपने पास यहाँ पे, क्या इस लोकेशन में, इस ओरिएंटेशन में जब ये डाइपोल रखा हुआ है, हाल तो नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स तो 0 हो गया, क्या ये डाइपोल ऐसे ही रहेगा, ये मोशन करेगा तो कौन सी मोशन करेगा भाई, नेट फोर्स 0 हो गया मतलब कोई भी लीनियर मोशन तो होगी नहीं, क्योंकि शुरू में रेस्ट पे रखा हुआ है। अब जब ये ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, उतना ही फोर्स पीछे को लग रहा है, तो ये क्या टेंडेंसी होगी इसकी टेंडेंसी होगी कुछ ऐसे घूमने की, रोटेशन करने की टेंडेंसी आ रही है इसकी। मतलब क्या होगा, जब कोई भी अपने पास डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसकी टेंडेंसी होगी रोटेशन करने की। और रोटेशन की टेंडेंसी कब होती है, जब किसी के ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जब आपका डाइपोल रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क हियर। और दूसरी भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, दो फोर्स हैं F1 एंड F2, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर एंटी पैरेलल। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ए कपल। दो फोर्सेस होते हैं, टू एंटी पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों में कुछ नॉर्मल डिस्टेंस है, उनको बोलते हैं एम कपल।
और एक कपल अगर कहीं पे लगता है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी के ऊपर क्या लगता है, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क, और उसके अंदर क्या आ जाती है, रोटेशन आ जाती है। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है, बट क्या है, देयर विल बी टॉर्क इन दिस ओरिएंटेशन। तो अपने को अब यही निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स 0 हो गया, बट क्या हो जाएगा, देयर आर, क्या है यहाँ पे, 2 इक्वल एंड opposite forces on dipole which are separated by some perpendicular distance, इसका मतलब क्या समझे, अगर ऐसा होता है, दो फोर्स लगते हैं, तो क्या होता है, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, ड्यू टू विच डाइपोल एक्सपीरियंस द टॉर्क, डाइपोल पे लगने वाला है टॉर्क, और वही टॉर्क अपने को अब निकालना है कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए प्लीज। विनो, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई टाउ जो होता है, टॉर्क जो होता है, वो होता है फोर्स इनटू में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी कैन से दैट वन टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इनटू में आर परपेंडिकुलर, ठीक है, होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्स कितना लग रहा है, जो फोर्स है वो कितना है, एफ की वैल्यू जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड क्यू इनटू में ई है, और जो आर परपेंडिकुलर अपने पास आएगा यहाँ से वो कितना है, देखना इन दोनों में जो नॉर्मल सेपरेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ये एंगल थीटा हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास है, ये वाली, ये क्या है, इट इज अवर आर परपेंडिकुलर। तो यहां से फिगर से अगर निकालें तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 2a साइन थीटा, दिस इज 2a। यहाँ पे ट्रायंगल में यूज करेंगे तो अपने पास आर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, बताइए टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना आएगा बताइए प्लीज, इट कम्स आउट टू बी क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा, क्यू इंटू में 2a क्या होता है भाई, इट इज अवर डाइपोल मोमेंट p। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p e साइन ऑफ थीटा। तो ये अपने पास आ गया टॉर्क, ठीक है। अगर इसी टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस टॉर्क को अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो क्या आ जाएगा बताइए प्लीज, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा बताइए प्लीज, अपने पास क्या आ जाएगा, जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा P क्रॉस E,
और अपने को पता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, वही तो है। पी क्रॉस ई, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। तो ये अपने पास आ गया वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ने वाली जो आगे की बातें आती हैं, स्पेशल केसेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने देखा सिंपल किया क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं, इधर को क्यू ई लग रहा है, क्यू ई पीछे को लग रहा है, दोनों में नॉर्मल सेपरेशन है तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, इसको हमने निकाला, यू क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा, दोनों की वैल्यू पुट की तो टॉर्क की वैल्यू अपने पास आ गई है। स्पेशल केसेस में पहला केस क्या जाता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री पे हो चाहे 180 डिग्री के ऊपर हो थीटा, कहने का मतलब क्या है, या तो अपना डाइपोल ऐसे हो जाए, पैरेलल टू फील्ड हो जाए, या एंटी पैरेलल टू फील्ड हो जाए, ऐसे हो जाए। दोनों ही केस में क्या रहेगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास है 0। एच साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 180 डिग्री, और वो किसके बराबर होता है 0 के। तो स्पेशल केस में ये बन जाता है कि अगर थीटा 0 है या थीटा 180 है, 0 का मतलब क्या है कि डाइपोल बिल्कुल सीधा ऐसे रखा हुआ है फील्ड की डायरेक्शन में, और 180 का मतलब क्या है कि डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है। दोनों ही केस में आपके पास जो टॉर्क होगा वो क्या रहेगा, ठीक है 0 हो जाएगा। अब यहां से बोलता है सेकंड स्पेशल केस की बात की जाए तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, टाउ हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी P इंटू में E आ जाएगी। ये अपने पास आ गया एक स्पेशल केस कि आपका मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब थीटा कितना होगा, मैक्सिमम होगा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री होता है इक्वल टू 1, ठीक है। अगले केस की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस केस को पिक करके एक बार थोड़ा और डिस्कशन में चलते हैं इसी के। जब थीटा 0 है और थीटा 180 डिग्री है, दोनों ही केस में अपने पास क्या आ रहा है, इन बोथ द केसेस व्हाट वी हैव नेट टॉर्क 0, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। और ये हम पहले देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब आपके पास डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी क्या होता है 0 होता है, इजंट इट। मतलब जब थीटा 0 होगा और 180 डिग्री होगा, दोनों ही केस में टॉर्क भी 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे अपने पास एक फिनोमेना अचीव हो गई है जिसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट हमने अचीव कर लिया यहाँ पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी नेट टॉर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। तो आगे हमारा इसी के ऊपर डिस्कशन चलेगा। अब हम करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि भाई एफ नेट हो जाना चाहिए 0। दूसरी कंडीशन ये होती है टाउ नेट भी 0 हो जाना चाहिए। ये होती है आपकी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, ये होती है आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात आई, ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन कब फुलफिल हो रही है, क्या हो जाएगा, कब हो रहा है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, द डाइपोल will be in
किसमें होगा? अपने पास जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। द डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम। भाई जब भी आपके पास थीटा 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा, कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा, कोई भी नेट टॉर्क नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने पास जो डाइपोल रखा हुआ है फील्ड के अंदर वो कैसे है? इट इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ प्लीज आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन आई है, एक बार थीटा 0 है, एक बार थीटा है 180 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम आपका अगर सही से बोले 3 टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दो के बारे में। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी? स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखना स्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज स्टेबल कब रहती है? जब वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। होता क्या है देखना है प्लीज, इसको देखना है एक बार प्लीज। ये आपके पास कोई बाउल है, इसके बाउल के नीचे हमने यहां पे बॉल रखी है इधर को। अगर आप इसको इधर को डिस्प्लेस करेंगे, शुरू में ये रेस्ट पे रखी हुई है, कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। जब आप इसको इधर को लेके जाएंगे तो ये फिर से नीचे को आ जाएगी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच लाएगी। मतलब इसकी टेंडेंसी यहाँ फिर से दोबारा इसी पोजीशन में आने की है। मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में रखी हुई है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? अगर उसके इक्विलिब्रियम को किया जाए डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब करने के बाद अगर उसकी टेंडेंसी फिर से वो क्या करती है? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करती है या इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ता है। डिस्टर्ब करके देखते हैं कि डिस्टर्ब करने के बाद अगर दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ तो जा रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी, और डिस्टर्ब करने के बाद अपने इक्विलिब्रियम से और ज्यादा भाग जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ प्लीज थीटा 0 का मतलब क्या है देखना प्लीज। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ऐसे रखा हुआ है इसको, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। और इधर को अपने पास क्या है? डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है और डाइपोल मोमेंट भी इधर को है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को हो जाएगा। इतना ही फोर्स आगे है, इतना ही फोर्स पीछे है, नेट फोर्स 0 हो गया। अब हालांकि फोर्स है लेकिन उन दोनों फोर्सेस में कोई परपेंडिकुलर सेपरेशन नहीं है। परपेंडिकुलर सेपरेशन नहीं है तो कोई टॉर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या किया? हमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। वी डिस्टर्ब इट समवॉट, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके हमने देखा उसको। हमने क्या किया? हम इसको कुछ ऐसे ले गए, हमने इसको क्या किया? इसकी पोजीशन को ऐसे कर दिया, मतलब हम इसको ऊपर की तरफ ले गए ऐसे, हमने इसको इधर को रोटेशन दिया, ठीक है। हमने इसको इधर को रोटेशन दिया। अब क्या होगा? अगर हम इसको इधर को रोटेशन देंगे, इधर को आगे की तरफ, तो होगा क्या? इसके ऊपर फोर्स इधर को लग रहा है, इसके ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स इधर को लग रहा है। अब इस फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इसको इधर को घुमाने की, इसको इधर को घुमा के लेके आएगा। मतलब इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है? इसको दोबारा से इसी ओरिएंटेशन में लेके आने की। आप इधर लेके जाएंगे, ये क्या करेगा? इसको फिर से इधर लेके आने की कोशिश करेगा। मतलब ये वाली जो ओरिएंटेशन है, इधर कोई फील्ड है, इधर कोई पी है, तो वो क्या कहलाती है अपने पास है? इट इज नोन एज आवर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इजंट इट? नाउ प्लीज, ठीक है।
यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों है? बिकॉज इफ वी डिस्टर्ब द डाइपोल will again try to align, try to maintain its initial position। क्या करेगा? फिर से अपनी दो इनिशियल पोजीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दोबारा करते हैं, इसी में अगला जो केस आता है अपने पास वो आ जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा है? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा आ जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कब होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये थीटा कब था? 0 पे था स्टेबल। अनस्टेबल कब होगा? जब आपके पास क्या हो जाएगा? थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। समझे इसको कैसे होता है? अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि बॉडी रखी हुई है इक्विलिब्रियम में, उसको डिस्टर्ब कर दीजिए, वो अपने इक्विलिब्रियम से एक बार डिस्टर्ब करने के बाद और दूर भाग जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ कभी दोबारा मुंह करके ही नहीं देखेगी। तो उसको हम क्या कह देते हैं? देन बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, हमने इसको थोड़ा सा इधर को डिस्टर्ब कर दिया, जैसे ही हम इसको डिस्टर्ब करेंगे क्या हो जाएगी? ये नीचे को जाएगी और दोबारा से कभी वापस से नहीं आने वाली है। तो ये क्या कही जाएगी? इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कही जाएगी आपके पास इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहां पे भी समझ लेते हैं कि डाइपोल क्या वास्तव में ही ऐसा कुछ बिहेव करेगा जब थीटा 180 होगा। ये आपके पास आ गया है भाई फील्ड। हमने क्या किया? यहां पे डाइपोल की ओरिएंटेशन को चेंज किया। देखना यहां पे प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ऐसे, और जो डाइपोल है कुछ है, उसका नेगेटिव हमने इधर को रखा और हमने पॉजिटिव को रख दिया इधर को। अब इक्विलिब्रियम को चेक करना है, तो इक्विलिब्रियम को चेक करने का तरीका यही होता है कि उसको डिस्टर्ब करके देखो। भाई डिस्टर्ब करते हैं, देखना प्लीज। हमने फिर से उसी डायरेक्शन में इसको डिस्टर्ब किया। देखें, अगर हम इसको इधर को लेके जाएंगे कुछ ऐसे, अगर हम इसको कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे तो भाई ये तो ठहरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखना आपने डिस्टर्ब किया है इधर को, यू कैन से इट इज एंटी क्लॉकवाइज। जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर को, समझे कि नहीं? ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट टू फील्ड। इस पे किधर को लगेगा? इस पे लगेगा इधर को। अब बताइए भाई, अब जो ये फोर्स बना लगे हैं, इससे जो कपल बना है, उससे जो टॉर्क आएगा वो किस सेंस में आएगा? ये कुछ ऐसे ही फिर से घुमाएगा। मतलब क्या हुआ? दोबारा से अपने पास क्या हो गया है? जो रोटेशन आया है वो भी किस डायरेक्शन में आया? वो भी इसी डायरेक्शन में आया है। मतलब जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, जो डाइपोल था वो और डिस्टर्ब हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि फील्ड इसको क्या कर देता है? और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। दैट्स वाई दिस कंडीशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहलाते हैं अपने पास से? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ प्लीज क्या हो जाएगा? बिकॉज when dipole disturb slightly, it will disturb more and more and not go back to initial
इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने पास जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी उसके ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला जो टॉपिक है अपने पास उसमें आ जाता है कि अगर आपके पास डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस वो क्या करता है, इट विल रोटेट। अब हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है, वहाँ पे क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में मोशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक होगी, डिस्कस करेंगे कैसे करेगा यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन उसको हम लिख देते हैं इन शॉर्ट SHM ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई आपका जो डाइपोल है ना वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये डाइपोल, देखना प्लीज, जब अपने पास जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसे रखा हुआ है, और हमने इसको डिस्टर्ब किया बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, तो अपने को पता है वी नो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। जब ये ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, व्हेन डिस्टर्ब वेरी स्मॉल, मतलब क्या हुआ, थीटा इज वेरी स्मॉल। और ये बात आपको पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाता है, लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। When डिस्टर्ब वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब यही होगा। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखना यहाँ से, जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इधर को हमने बाय थीटा एंगल, टॉर्क लगेगा, टाउ बराबर होता है P इंटू साइन थीटा, और वो उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब ये दोबारा से इधर को भाग के आएगा। जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ तक पहुँचेगा, इट विल गेन सम मोमेंटम, इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इधर को जाएगा। अभी इधर को जैसे जैसे जाएगा इसके ऊपर टॉर्क उल्टा लगना शुरू हो जाएगा, इधर को लगना शुरू हो जाएगा। जब इधर को टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये दोबारा से ऐसे इधर को आएगा, फिर आगे जाएगा, मतलब लगातार ये क्या करता रहेगा, SHM करता रहेगा, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल होता है तो टाउ बराबर हो जाता है PE थीटा, ठीक है, ये अपने पास हो जाता है। अब मेरे को पता है ये हो गया, वी नो जो टाउ बराबर होता है वो होता है I इंटू में अल्फा। I आपको पता होना चाहिए, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें, अपने पास I इंटू में अल्फा हो गया P इंटू में E इंटू में थीटा। तो यहां से अपने पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई PE बाई I इंटू में थीटा। दिस इज द केस ऑफ द एंगुलर SHM। यहाँ पे एंगुलर SHM आता है, और एंगुलर SHM के लिए अपने पास क्या इक्वेशन होती है, फॉर एंगुलर SHM, एंगुलर SHM के लिए इक्वेशन क्या आती है भाई, अल्फा बराबर किसके होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। देखना हमने यहाँ पे माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो आ गई वो क्या बराबर हो गई, ओमेगा स्क्वायर थीटा, और वो आ गई PE बाई I,
ओमेगा आप सब लोग जानते होंगे, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने क्या किया है यहाँ से, ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा अपने पास आ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई? ओमेगा हो गई अपने पास, इट इज कम्स आउट टू बी, देखना प्लीज क्या हो गई ओमेगा? ओमेगा आ गई अंडर रूट PE/I। टाइम पीरियड पूछता है अपने से, बताओ भाई टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड T, तो T बराबर किसके हो जाएगा? T होता है 2π/ओमेगा, मतलब T कितना? 2π अंडर द रूट I/P इंटू में E। तो ये अपने पास डेरिवेशन आ गया है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द, ये पूरी कहानी हमने डिस्कस की है अबाउट द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने फोर्स के बारे में बात की, टॉर्क के बारे में बात की, फिर हमने टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ा, स्टेबल अनस्टेबल, और लास्ट का हमारे पास जो टॉपिक आया है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर क्वेश्चन बोले कि भाई क्यों करेगा, तो आपको पता है रोटेशन हो रहा है, लीनियर एसएचएम जब होता है तो अपने पास F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। मतलब अगर आप इधर को डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो फोर्स पीछे को आता है, ठीक है। जब एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो जो टॉर्क आता है वो -θ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो था यहाँ पे, PE तो कांस्टेंट है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। माइनस क्यों कहा? आपने डिस्टर्ब किया इधर को, ऊपर को इधर को लेके गए, और टॉर्क इधर को आया, उल्टी डायरेक्शन में आ गया। मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या है? माइनस है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -θ की। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई? एसएचएम के लिए आ गई। तो पहली बात तो यही पूछता है कि भैया प्रूव कर दो कि आपका जो डाइपोल रखा हुआ है इट विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरी बात पूछता है अगर करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम ये कहानी यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से इसको देखिए वीडियो को ध्यान से, और अपने नोट्स इसी से प्रिपेयर आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डाइपोल, व्हेन द डाइपोल बी प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टिल देन, be happy, study at your home. Thank you.